हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार कोड़ो और वसतुल्ला खान का सलाम कबूल कीजिए। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है और अब तक जो इत्तलात आ रही हैं वो यही हैं कि पिछले 10 रोज़ में 4,500 से ज़ायद केसेस आए हैं हर दिन और चीज़ें जो हैं अबतरी की तरफ जा रही हैं। अब तक जो NCOC के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक पेशावर में जो इन्फेक्शन रेट है वो 24.3% है। लाहौर उसके बाद है जिसमें 23.4% है। रावलपिंडी में 19.1%, इस्लामाबाद में 16%। और आपको पता है क्योंकि ये UK वेरिएंट की वजह से आया इसलिए उसने इम्पैक्ट किया पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा और दारुल खिलाफा इस्लामाबाद को। NCOC का आज भी इजलास हुआ जिसमें उन्होंने मज़ीद पाबंदियाँ सख्त कर दी हैं। इंटरसिटी ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है, जो मेट्रोज़ हैं, ऑरेंज लाइन हैं, वो सब की सब बंद कर दी गई हैं। तालीमी इदारे ऑलरेडी 11 अप्रैल तक बंद हैं। आज मैं जो NCOC के आदाद शुमार देख रहा था, कराची जहां अब तक कंट्रोल में था 2 से 3%, आज वहां पर भी कराची में भी 5.7% आई है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये हम हैं, ये हमारी वेरिएंट है और हर जगह हमारी पौड़ी चल रही है। हर जगह हमारी पौड़ी चल रही है। आपने जितने भी आपने लॉकडाउन, मिनी, माइक्रो, स्मार्ट, सुपर सीक्रेट लॉकडाउन कर रहे हैं, आप करते रहें। लोग वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे कि जैसे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जो लोग तो चलो बिहेव कर रहे हैं। आज जो खबर आई है कि सदर आरिफ अलवी उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक वो पॉजिटिव हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर्ड कोविड पॉजिटिव है। परवेज़ खटक साहब जी, परवेज़ खटक साहब का मैंने कहा वज़ीर दिफा। तो मसला ये है कि अब ज़ाहिर है ये लोग गए थे, इन्होंने 23 मार्च की परेड जो कि 25 मार्च को हुई थी उसमें भी वो क्या जो सदर हैं उन्होंने अवार्ड की तकसीम भी की। ऐवान सदर में खासी जो है ख़तरनाक कैफियत है और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर अभी कुछ आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई कमी आएगी तो ऐसा नहीं। 25 का मतलब ये है कि 25 मार्च को अवार्ड तकसीम की और सदर साहब जो हैं वो 2-2.5 घंटे वहाँ भी रहे ग्राउंड में भी। तो अब मुझे नहीं पता कि जिन लोगों से वो मिले या जिन्हें अवार्ड दिए उनके भी एहतियातन टेस्ट हो रहे हैं या होने चाहिए। मेरे इल्म में ये भी नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो क्वारंटीना में मीटिंग की थी उन सब ने टेस्ट करवा लिए या नहीं करवाए। और जो परवेज़ खटक साहब हैं वो हैं। अब मज़े की बात यह है कि एक के साथी हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने परवेज़ खटक की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब ख़ुद भी कोविड पॉजिटिव होकर रिकवर हो चुके हैं और उसकी खुशी में उन्होंने इस्लामाबाद में एक पार्टी की बर्थडे पार्टी, छोटी सी बर्थडे पार्टी के 5 लोग 6 लोग हैं उसमें, लेकिन उसमें भी मास्क नहीं पहना। इवन फवाद चौधरी से जब केक खा रहे होते हो आप मास्क कैसे पहनते? अच्छा, केक उस वक्त कटा भी नहीं था। अच्छा चलो, लाइटली जो है इस्लामाबाद में आपने बताया 16.2%, जो कि बहुत होता है। लेकिन अभी मैं 3-4 दिन गुजार के आया वहाँ जी। हाँ, क्या बताया? F11 इज सपोज टू बी अपस्केल एरिया जी। वहाँ मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मास्क जेब में है। हाँ। कोई पूछता है तो कहते हैं हाँ हम सर ये ला अभी ये। अच्छा, ये देखें जैसे CNIC नहीं होता उस तरह मास्क इस्तेमाल हो रहा है। मास्क नहीं है। हाँ। हालांकि सूरत हाल इतनी संगीन है कि जो इस्लामाबाद का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है पोली क्लिनिक, उसमें 152 के लगभग डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त क्वारंटाइन में है। पॉजिटिव नहीं, क्वारंटाइन में हैं। अगर इनको ब्रेकअप में कर दूं, 42 डॉक्टर हैं, 42 नर्सें हैं, 68 पैरामेडिक्स हैं जी। अच्छा, अब अगर दारुल हुकूमत का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल मफलूज हो रहा है तो सारा बोझ किस पे आएगा? पहले पे पिम्स पे आएगा और बाकी जो है प्राइवेट। खैबर पख्तूनख्वा के, लाहौर के और रावलपिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स ऑलरेडी 90% तक ऑक्यूपेशन उनकी जो ऑक्सीजन बेड्स हैं हो गई है। जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी तकरीबन 70 से 90%। ये जो थर्ड वेव है ना, ये पहली और दूसरी वेव से ज़्यादा खतरा। और अभी एंड सॉरी, उसके साथ जो वर्स्ट पार्ट है ना कि अभी कोविड फटीग जो है वो भी अपने उरूज पर है। ठीक है, मैं अपनी ज़ाती बात करूँ, मेरा कोई दिल नहीं चाह रहा कि मैं किसी भी SOP को फॉलो करूँ। करना पड़ता है लेकिन दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता। ठीक है, दिल आ जाता है कि भाई 1.5-2 साल हो गए हैं यार, अब कितना
कब तक बंदा ये करे। और मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोगों की यही मेंटालिटी बनी हुई है। लेकिन ऊपर से फिर मिक्स्ड मैसेजिंग आपको आती है टॉप से, ठीक है, मतलब परेड्स भी होनी है, यारी भी होनी है, सालगिरह तकसीम हो रही है, पॉजिटिव होने के बावजूद आप मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टियां भी हो रही हैं, चलो सब कुछ ठीक है। कराची में पिछले रोज आपने जमात इस्लामी की रैली देखी, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, ठीक है। जमात इस्लामी की रैली को मैं सिंगल आउट नहीं करना चाह रहा, मैं अभी कुछ पिक्चर्स देख रहा था, एक लॉन की दुकान के सामने जो आप भीड़ देखें, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये बड़े गरीब लोग हैं सर, इनको मतलब कपड़े लेने आए हैं यहाँ पे, इनको और मतलब एक जोड़ा है जो वो 2 साल चलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम मुफ्त में नहीं बढ़ रहे यार, वहाँ पर भीड़ हुई है। तो हर जगह आप जाए तो यही है, ठीक है। सवाल अब आता है कि ठीक है ये तो है, ठीक है। अच्छा, यूके वेरिएंट के बारे में एक बस बताना चाह रहा हूँ कि ये 3 तरीकों के हमले हैं इसमें। एक तो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, जब आपको लगती है आपको ज़्यादा ज़ोर से इन्फेक्ट करती है, और थर्ड ये बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रही है। पहले हमारा ख्याल था कि बच्चे फिर भी बचे हुए हैं, 1 से 10 साल की उम्र तक बच्चे भी हो रहे हैं। इनफैक्ट आप मुझे बता रहे थे ओवरऑल हो चुके हैं पाकिस्तान और लाहौर में आज 7 दिन का एक बच्चा जो है वो उसको कोविड पॉजिटिव हुआ है। यही है कि पैदाइश के बाद उसे माँ से लगा और वो उसे अभी ऑक्सीजन पे डाला हुआ है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है वो भी 3000 से ऊपर चली गई, जो वेंट के ऊपर है। अब आए वैक्सीनेशन की तरफ, अब आ जाते हैं वैक्सीनेशन, जो दूसरी प्रॉब्लम है। हमें परवेज इलाही जो कि हुकूमती इत्तेहादी है, उनका वो तक चीख पड़े हैं, वो कह रहे हैं यार बातें बहुत कर रहे हो, वैक्सीनेशन की है कहाँ, वैक्सीन कहाँ हैं, तो बातें कम करो, वैक्सीन लेके आओ। ये परवेज इलाही का जो है ना, वैक्सीन का इतना आपको याद है, हमने भी 10 दफ़ा पूछ चुके और हमें यही बताया गया कि वैक्सीन आ रही है। असद उमर साहब ने भी कहा कि मार्च में आ जाएगी तो सारे दिल दर्द हमारे दूर हो जाएंगे। चीन की तरफ से हमें 1 यानी 12,50,000 वैक्सीन जो कि मिली, फ्री में मिली। 2.5 लाख फ़ौज के लिए थी और 10 लाख जो है वो पैरामेडिक्स और उनके लिए थी। 7,16,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई गई हैं। 1,47,000 हेल्थ वर्कर्स को दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं। अब जो मसला अब क्या हुआ, मसला ये हुआ कि हमें आनी थी मार्च में गावी से कुछ 4.5 करोड़ वैक्सीन्स इंडिया से, और वो असद उमर बता चुके थे, मगर क्योंकि तीसरी लहर ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इंडिया के मैं आज देख रहा था कि 68,000 केसेस वहाँ आ गए। तो इंडिया का जो सीरम पर डे, इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ने कह दिया है पाकिस्तान को कि भाई मई तक तो आप भूल जाओ बस। तो इसका मतलब है कि अब हमें फायर फाइटिंग करनी थी। हम गए चीन के पास दोबारा कि जी हमें दवाइयाँ खरीदनी, और हमने ऑर्डर प्लेस किया 7 मिलियन डोजेस। हमारी स्ट्रैटेजी थी अल्लाह देगा, बिल्कुल ठीक है। एंड मतलब वो होता है ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हाँ, हमारा था ही सिर्फ प्लान। अल्लाह देगा नहीं, अल्लाह के नाम पे सर ये देखिए, हमारा प्लान था, हमारा प्लान डबल सी था, चाइना एंड चैरिटी। ये हमारा प्लान था कि या तो चीन भैया यार भैया वो हमें सेट कर देगा, नहीं तो खैरात से इधर उधर मिल जाएगी। अब बुकिंग करने की क्या जरूरत, क्योंकि थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा पैनिक हर जगह क्रिएट हो गई है। तो चीनी वैक्सीन से जो कंपनी है उससे हमने 70 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया। 2 कंपनियां, उनसे जवाब क्या मिला है कि आपको ठीक है, हम फ़िलहाल तो सिर्फ 10,60,000 डोजेज़ दे सकते हैं, बाकी का हम कोई कमिट नहीं कर सकते। और ये जो 10,60,000 डोजेज़ अब हमें मिल रही हैं, ये डबल प्राइस पे हैं, जो कि हमें आम हालात में अगर हम प्रोक्योर करते शायद 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले तो मिल जाती। मतलब क्योंकि हम मुफ्त के चक्कर में रहे। तो वही हो रहा है ना, आई मीन पेट्रोलियम के साथ भी आपने ऐसे ही किया, आपने हर एक चीज़ के साथ ऐसे ही किया कि जो वक्त होता है एक स्टेप लेने का, उस वक्त आप स्टेप लेते नहीं है। जब चीज डबल ट्रिपल पर पहुंच जाती है तो फिर आप कहते हैं, फिर कहते हैं कि ये अवाम के लिए तोहफा है सर, अवाम के लिए तोहफा है सर। ये आज एक और अभी हुक्मनामा जारी हुआ, इजाजतनामा जारी हुआ है, बल्कि कि वो जो हैं हमारे मुशीर हेल्थ, क्या नाम है, फैसल सुल्तान जी, फैसल सुल्तान साहब ने कहा है कि जी अब सूबे बगैर NOC के जहाँ से वैक्सीन मिल रही है मंगवा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत बरवक्त आपने कह दिया। 2-2.5 महीने जब गुजर गए वैक्सीनेशन के प्लान को, उसके बाद आपने सूबों से भी कह दिया। इसका वजह ये कि मार्केट में तो शॉर्ट है, आपको पता है, जब आपको नहीं मिल रही तो आपने सूबों को कह दिया यार आप जाके ढूंढ लो। तो ये इस तरह की जो शर्म का मकाम ये है कि पूरे इस रीजन में, हम बाहर तो बात ही ना करें ना, सबसे स्लो वैक्सीनेशन 0.2% को अभी तक हमने लगाया है। यार ये आपको याद नहीं है यार, जब ये नया आया था कोरोना भाई हमारे यहाँ, तो एक जुमला था याद है, फ्लैटन द कर्व।
हाँ याद है फ्लैटन द कर्व, कर्व को फ्लैट करना है, कर्व को कैसे फ्लैट करें यार, कर्व यूं हो रही है, इसको यूं लाओ। शुक्र करें कि हमने कर्व को फ्लैटन कर दिया है, लेकिन इन्फेक्शन वाला नहीं, वैक्सीनेशन का कर्व। वैक्सीनेशन का कर्व हमारा बिल्कुल यूं है, बिल्कुल। इससे ज्यादा सारे मुल्क क्यों जा रहे हैं? मैं आज इससे ज्यादा फ्लैट तो मैं आप सोचें कि यूके जैसा मुल्क जहां तबाही मच गई थी, जिसका वेरिएंट आज हमें नुकसान पहुंचा है, पिछले 24 घंटे में वहां एक डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। देख लो यार, कैन यू इमेजिन? यूके जहां पे 30, 40, 50 हज़ार तक डेली के पेशेंट्स आ रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात करें, एक वक्फा लेते हैं, लेकिन शायद आपने आज एक वायरल हुई वीडियो देखी होगी तारिक बशीर चीमा की फैमिली। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर हैं, तो उस पर आप बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। आपको याद होगा कि मेरे ख्याल है कि कुछ माह ही हो गए हैं तो जब वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन फरवरी से शुरू हुआ, फरवरी से ना, तो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन मिलनी थी। तो मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक गवर्नर हैं, तो उनके जो सन इन लॉ हैं, उनकी जो बेटी है, तो उन्होंने पता नहीं किसी का नंबर लेके वैक्सीन करा दिया था। और फिर ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें डाली थी, क्योंकि रुखी वैक्सीन कराने का तो मजा नहीं आता ना। अब्बा और चचा बड़े डिफेंसिव हो गए थे, बड़े डिफेंसिव हो गए थे। अच्छा, आज एक और वीडियो अगेन इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई है, अगर वो वीडियो चला दें, जिसमें बताया तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर जो हैं, उनकी फैमिली वैक्सीनेट हो रही है और घर पे, और आप देख सकते हैं कि जाहिर है कि ये 60s और 70s 60 साल से कम उम्र नहीं है। तो एनीवे ये आई और जाहिर है कि इसके ऊपर भी काफ़ी हंगामा हुआ। इसके साथ साथ अदाकारा और जो साबिक मॉडल हैं इफ़त उमर, उनकी भी एक तस्वीर आई है, ये आप देख रही हैं कि मैं भी वैक्सीन लगवा रही हूँ। अब जाहिर है कि लोगों ने कहा कि यार एक तो मतलब शाबाश कि एक तो आप क्यों जंप कर रहे हैं, ऊपर से आप फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। तो एक वजाहत आई है तारिक बशीर चीमा की तरफ से, और इफ़त उमर की भी मैं ट्विटर टाइमलाइन को देख रहा था, तो वो भी यही क्लिप चला रहे हैं। तो ज़रा एक दफ़ा सुना देते हैं और फिर देखते हैं। तो ये है उनकी वर्जन। अच्छा, अगर ये सच है तो ये फिर शायद बात कर रहे हैं कैंसाइनो के जो ट्रायल्स किए गए थे। आपको याद है कैंसाइनो के जो ट्रायल्स हो रहे थे? तो अब अगेन अगर ये सच है तो इसमें अगर इन्होंने बूस्टर शॉट अपना लगवा भी लिया है, इनको फिर भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रायल्स के जो शॉट्स थे वो लग रहे हैं तो वो होते हैं डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड का मतलब है कि ना आपको पता है और ना रिसर्चर्स को पता है कि किनको वैक्सीन मिली है या किनको सिर्फ सेलाइन मिला है। ट्रायल्स तो अब तो नहीं हो रहे, ट्रायल्स अब नहीं हो रहे। अब अगेन यार, अब ये मेरे पास कंफर्म नहीं है तो 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे याद है इन्होंने 40,000 लोगों के ट्रायल पाकिस्तान में किए थे। लेकिन मेरे लिए ये एक नई बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल आगा खान वहाँ या कहीं और जो है उन्होंने जगह बना दी कि हम यहाँ ट्रायल कर रहे हैं, ये घर पे। हाँ, घर पे मैंने नहीं सुना था कि घर पे टीम जाएगी कैंसाइनो की, और वो ये मैंने भी नहीं सुना था। दूसरी चीज ये तो बूस्टर की बात करें, विच इज आफ्टर सेकंड शॉट। देखिए अगेन एक और चीज़ ये है कि मुझे याद है कि कैंसाइनो वालों ने शायद ये कहा था कि अगर आप पार्टिसिपेट करें हमारी ड्राइव में तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे फॉर द, लेकिन ये नेशनल प्रेफरेंस थी। जी हाँ, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस थी। तो यहाँ पे दो चीज़ों की समझ नहीं आ रही। डोंट नो अबाउट के मिनिस्टर की फैमिली जो है उसने ऑप्ट किया था एज अ वॉलंटियर या नहीं। अच्छा, ऑल्सो क्या, बिकॉज बहुत लोगों ने ऑप्ट किया था, ठीक है, आधे लोगों की रिजेक्ट हो गई बिकॉज दे वर लाइक कि यार हमारा कोटा पूरा हो गया है। पूरी फैमिली ने ऑप्ट किया था क्या? और पूरी फैमिली का ट्रायल में जा सकती है? दिस इज अगेन। अच्छा, कुछ सवाल, काफी सवाल आते हैं। एक सवाल ये है कि क्या अगर सबने ऑप्ट किया तो क्या सबकी बारी आई? ठीक है। सेकेंडली, क्या ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं? क्योंकि मेरा तो ख्याल था कि ट्रायल्स खत्म हो गए हैं। और थर्ड, जनरली कंट्रोल्ड कंडीशंस में आप करते हैं, लोगों के घरों पे करते हैं। तो ये तीन सवालात हैं जो ये अब तक जो वजाहत आई है, जो अभी आपको सुनाई थी जियो न्यूज़ में, इनके जवाब नहीं मिले। अच्छा, चले हमारी बारी कब आएगी?
अगर हम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, राइट। ज़रार चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि आपकी बारी आने में कम से कम टाइम है, 15-20 दिन लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। आपकी तो मैं अब आ रहा हूँ, कल परसों तक आ जाए। जी बिल्कुल, आपकी आने वाली है 30 मार्च से उन्होंने कहा है, जो 50 से अबव हैं, 50 और 60 के दरमियान है। नहीं, हमें तो टाइम लगेगा। मैं तो बात कर रहा हूँ अब स्पुतनिक की, ठीक है। आपको पता है 50,000 डोज मंगवाए एजीपी ने, जो फंसे हुए हैं क्योंकि ये प्राइसिंग के ऊपर इनका मसला चल रहा है। पोर्ट पे फंसे जहाँ पे भी फंसे हुए हैं, आई होप पोर्ट पे नहीं फंसे हो, कहीं एक्सपायर ना हो जाए। अगर पोर्ट पे फंसे हुए हैं तो मेरी जान उनको भूल जाए। पोर्ट पे तो नहीं फंसे हुए होंगे, कहीं ना कहीं फ्रीज में रखे होंगे। आई होप राइट, कोई गारंटी नहीं है। अब इसका क्या है कि अभी मैं पढ़ा था अरब न्यूज़ पर एक अपडेट आई है जिसमें उमैर मुख्तार साहब जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड हैं एजीपी के, वो कह रहे हैं कि नहीं, अनकरीब हमारा समझौता होने वाला है, एक कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है गवर्नमेंट से ड्रैप से ऑन प्राइसिंग। और उनका कहना है कि होपफुली दिस वीक ये रोल आउट हो जाएगी। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 50,000 डोजेस का मतलब है 25,000 लोग। और जहाँ 2-3 जो कंपनी जैसे हशमानी और 2-3 लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू की है, वहाँ पर पता नहीं कितने लाखों ने अभी से रजिस्टर कर दिया है। तो ये तो मतलब मैं ड्रॉप इन द बकेट भी नहीं कहूँगा। जो लोग पैसे से लगवाने को तैयार हैं, जो लोग पैसे से लगवाने के लिए तैयार हैं, अगर सब लगवा भी लिए तो सिर्फ 25,000 लोग ही होंगे ना। तो अब या तो फिर आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप खोल दो, हाँ, वरना कुर्रा अंदाजी से नाम निकलेगा। ऐसा ही है। नहीं, आई मीन देखें, अब तक मेरा ख्याल है कि क्या टोटल, अभी मैं कोई आज कोट पढ़ा था कि तकरीबन अब तक 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। और प्लस वो अगर ये रेट आप अप्लाई करें गोइंग फॉरवर्ड, अज्यूमिंग के वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो कब तक, 2025 तक आप कंप्लीट। हालांकि पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि 2021। गवर्नमेंट ने बहुत चीजें कही हैं सर। वो 250 मिलियन गवर्नमेंट ने इतनी चीजें कही हैं कि मुझे याद भी नहीं आ रहा कि किस दिन क्या कहा है, किस दिन क्या कहा है। हाँ, तुम बताओ। जो 250 मिलियन डॉलर रखे हुए थे, उन्होंने कहा हम सबको लगाएंगे। 250 मिलियन डॉलर कहाँ है यार? वो अब पहले निकाले थोड़े से, उसमें जो चाइनीज वैक्सीन अब डबल कीमत पे खरीद रहे हैं ना, वो उन्हें कहा 70 लाख दे दें, उन्हें कहा भाई 1,60,000 ही मिल सकती हैं फिलहाल, ये पकड़े। लेकिन और आगे अक्टूबर तक वो जो 70 लाख का फिगर है ना, वो अप्रैल के एंड तक का है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कल जो एनसीओसी में ब्रीफिंग हुई है उसकी खबर दे रहा हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पे तो हम 10 लाख आ रही हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट ने कहा है हमें अप्रैल तक चाहिए, चाइनीज कंपनी ने कहा है हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि थर्ड वेव में अब पूरी दुनिया में जो डिमांड बढ़ गई है इसकी। एक इसका हल है, क्या, जो हर एक चीज़ का हल है यहाँ पर, कैबिनेट को रीशफल कर दो और सबको कहो कि अगर इस दफ़ा फॉर्म नहीं किया ना तो बस चेक करना। नहीं, मतलब वैक्सीन रोक लें, क्या करें? नहीं, वो छोड़ दो, कैबिनेट रीशफल कर दो। ये महंगाई की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जिसके बाद सर हर एक चीज का सलूशन यही है, बंदा तब्दील कर दो, कैबिनेट रीशफल कर दो। आप क्यों बोले बंद हैं? बात करते हैं। वेलकम बैक। और आज ये ख़बर आई कि वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख हैं, वो चले गए हैं, वज़ीर आज़म ने उन्हें हटा दिया है। और जो मईशत जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, उसका बोझ जो है वो वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अज़हर जो यंग मिनिस्टर हैं उनके नातवा कंधों पर डाल दिया। फ़िलहाल ये एडिशनल पोर्टफोलियो है। PTI हुकूमत का तीसरा साल है, तीसरा वजीर तो आना था, तब्दीली ऐसे तो नहीं आती। क्या कह रहा था? रीशफल, बिल्कुल आपने जो बात की, मैं ऐसे नहीं बातें करता है, कुछ तो रीशफल हो गया। और मज़े की बात यह कि हफीज़ शेख साहब जब हारे थे सेनेट की सीट, तो तब से बातें हो रही थी कि जाएंगे, मगर 6 मार्च को वज़ीर आज़म ने उन्हें बुलाया और एक सरकारी बयान जारी किया कि वज़ीर आज़म ने हफीज़ शेख पर अपने एतमाद का इजहार किया है, और क्योंकि उन्होंने मईशत को बेहतर करने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। मगर अब अचानक ये खबर आ गई और फिर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी सामने आ गए, जिन्होंने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने में नाकामी की वजह से। गॉडफादर फिल्म देखी है कभी? हाँ, देखी है ना। तो उसमें जब डॉन कॉर्लियोने किसी को मतलब गोली मारने वाला होता है ना, तो पहले उसको जप्फी देता है, चूमता है कि यू नो यू आर माई बेस्ट पर्सन, फिर उसके बाद जो होना होता है उसके बाद।
तो बहरहाल हमने बात करनी है स्टेट बैंक का जो एक कानून आया है उसके बारे में बहुत बात हो रही है, मगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उज़ैर यूनुस साहब, माहिर मईशत हैं और साथ साथ पाकिस्तानमी नामी एक पॉडकास्ट भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त उनका तज्ज़िया भी होता है। तो उज़ैर साहब वेलकम टू द शो। पहले तो बताइए कि ये जो तब्दीली है, हफीज़ शेख साहब, कहा यह जा रहा था कि वो IMF के नुमाइंदा हैं, उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के भी वो ब्लू आइड बॉय हैं और हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने IMF से डील की, सारा कुछ किया, उसके बावजूद उनका हटाना आपको अचंभा हुआ या हमारी तरह आपको भी ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था जिसमें ये कहा गया कि वो अब मिनिस्टर कोई भी ऐसा शख्स नहीं रह सकता जो कि पार्लियामेंट का मेंबर ना हो? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, ये तो एक्सपेक्टेड था जब सेनेट में वो हारे और वो एक एक्सक्यूज़ कन्वीनियंट बन गया था कि अब तो उनको नहीं रखा जा सकता। और टाइमिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि IMF का प्रोग्राम अग्रीड हो गया, उसका ट्रांच का अप्रूवल भी आ गया पिछले हफ्ते। तो उसके बाद जो है उनका होना फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी ज़रूरत कोई नहीं थी और एक तरह से नैरेटिव भी बन जाता है कि जी हमने उनको तब्दील कर दिया क्योंकि उनके महंगाई पे काबू नहीं पाया वगैरह वगैरह। तो काम पूरा हो गया, उसके बाद सेनेट भी वो हार गए, तो एक्सपेक्टेड था कि यही होगा। ठीक है। तो अच्छा, महंगाई पे काबू पा सकेंगे आने वाले जो वजीर हैं वो कुछ? यार क्या जबरदस्त सवाल है ये। ज़रताज गुल वजीर बारिश को रोक सकती है? मतलब छोड़े यार, प्लीज इग्नोर दैट क्वेश्चन। उज़ैर यार, अब जब काम की बात करते हैं, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आई है पिछले हफ्ते से, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बाद मजीद मेरे सफ़ेद हो गए हैं। मेरे सामने एक शाकिब सिरानी साहब का आर्टिकल है जो कह रहे हैं कि तबाही आएगी, एक अली खिज़र साहब का आर्टिकल है जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ और सुन रहा था, कैसर बंगाली साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम सल्तनत उस्मानिया की तरह तबाह हो जाएंगे। कोई और कह रहा है कि नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हाल होने वाला है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं अब IMFistan ये बन जाएगा। आप मुझे समझा सकते हैं, हम सबको समझा सकते हैं आसान अल्फाज में कि इतना बड़ा मसला क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे इस अमेंडमेंट के साथ? देखें, पहले तो टॉप लाइन ये है कि ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, ना ही कोई वाइसरॉय आ रहा है और ना ही सुल्तानत उस्मानिया हाल होने वाला है। लेकिन मुबशिर का जो महंगाई के सवाल था, स्टेट बैंक की अमेंडमेंट का उससे गहरा ताल्लुक है। तो अगर पिछले 20 सालों में पाकिस्तान का डेटा देखा जाए उसके पीयर इकोनॉमीज के मुकाबले में, जिसमें भारत, बांग्लादेश, मोरक्को, नाइजीरिया, वियतनाम, फिलीपींस शामिल हैं, तो पाकिस्तान में महंगाई के हिसाब से पाकिस्तान नंबर 2 पर है। नंबर 2 फ्रॉम टॉप नाइजीरिया सिर्फ उससे आगे है और ग्रोथ में वो बॉटम पर है। तो यानी कि ना ही यहाँ ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है, ना ही, और उसके साथ साथ महंगाई बढ़ी जा रही है। ये होता इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, इसहाक डार ने तो इसकी एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए, उससे पहले भी होता रहा है। हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक को इस्तेमाल करती है, एक तो डॉलर को ओवर वैल्यू रखने में, और दूसरा कि उसका जो खसारा है वो स्टेट बैंक से बोरो करती रहती है खसारे को पूरा करने के लिए। ये हमेशा तक नहीं चल सकता। तो जब ये काम नहीं चल सकता तो थोड़े टाइम बाद होता ही है कि आपकी मईशत का दिवालिया निकलने वाला होता है, तो आप IMF के पास जाते हैं। पाकिस्तान कोई 20 से ज़्यादा दफ़ा जा चुका है IMF अपनी तारीख में, और फिर कहते हैं कि बॉस पैसे ख़त्म हो गए हैं, आप पैसे दें। तो IMF अपनी ऑब्वियसली कंडीशंस लगाता है। इस दफ़ा उन्होंने एक कंडीशन ये लगाई है कि क्योंकि आपकी हुकूमत पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स परसू करने के लिए स्टेट बैंक को इस तरह इस्तेमाल करती है, तो आप तरमीम लाएं कानून के अंदर। ये तरमीम पहले भी आ चुकी हैं स्टेट बैंक के अंदर। आप पार्लियामान से उनको मंजूर कराएं कि अगला आने वाली हुकूमतें या ये हुकूमत पास होने के बाद स्टेट बैंक को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और स्टेट बैंक का क्लियर ऑब्जेक्टिव, नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई है स्टेट बैंक की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये है कि महंगाई को काबू करना या प्राइस स्टेबिलिटी, वो स्टेट बैंक की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसमें सबसे बेहतर चीज़ आवाम के लिए है, क्योंकि जब महंगाई होती है, और आम अल्फाज में समझा देता हूँ कि महंगाई एक टैक्स है आम शहरी के ऊपर। अमीरों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पैसे बैंक में हैं, तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है या महंगाई होती है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब है, जो 8-10 लोगों का कुनबा चला रहा है, उसको सोचना पड़ता है कि आज वो 4 रोटी अपने बच्चों को खिलाए या अपनी माँ को खिलाए या अपनी बेगम को खिलाए। तो ये तो मेरे नज़दीक अगर आप ऑटोनॉमी दे देंगे स्टेट बैंक को, तो इसमें तो पाकिस्तान की बेहतरी है, इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है।
अच्छा उज़ैर, अब देखें, डेफिनेटली हम हमेशा बात करते हैं कि इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, ऑटोनमस होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी जानिब जो कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं इस ऑर्डिनेंस के बारे में, मुझे नहीं पता कि जो लोग बात कर रहे हैं शायद देखी भी है और या ये ऑर्डिनेंस कहाँ प्रेजेंट हुई है, कि अगर आप बिल्कुल ही पॉलिटिकल ओनरशिप हटा दें स्टेट बैंक से, तो ये जो पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज जिसकी हर हुकूमत बात करती है वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, और पता नहीं जो ओनरशिप है ऑफ पॉलिटिशियंस ओवर हाउ द इकोनॉमी शुड बी रन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किस हद तक ये बात दुरुस्त है, और ये मतलब सही भी चीज़ है या गलत? जी देखिए, पहली बात तो ये कि जो प्रोसेस फॉलो किया गया है इसके अंदर बहुत मसाइल हैं कि जब आप इतना बड़ा कानून लाते हैं तो आप उस पर उसका ड्राफ्ट रिलीज़ करते हैं ऑफिशियली, उस पर बहस मुबाहिसा होना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, और एक रिस्पेक्टिव तरीके से ओपन डिबेट होना चाहिए, क्योंकि एक जमहूरी जैसा भी मुल्क है तो जमहूरियत एक तरह से पाकिस्तान के अंदर, और ये डिबेट होना चाहिए। अब बात आ गई कि डेवलपमेंटल गोल्स, तो देखें 70 साल से या तरामीम जो हुई स्टेट बैंक के अंदर, जिस तरह भी मामला चल रहा है, स्टेटस को कहते हैं उसको, जो स्टेटस को चल रहा है उसमें कितनी तरक्की हो गई। हर हुकूमत जो है स्टेट बैंक को यही कहती है कि आप हमारी मदद करें डेवलपमेंटल गोल्स परसू करने में, वो उसको फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं, अपना शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है वो निकालने की कोशिश करते हैं। एंड में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, जो पाकिस्तान जिसका आम शहरी 1971 में बांग्लादेशी शहरी के मुकाबले में तकरीबन 50% ज़्यादा अमीर था, आज उससे वो 50% ज़्यादा गरीब हो गया है। तो जो स्टेटस को की डेवलपमेंटल लॉजिक है, जो लोग ये पुश करते हैं कि ये डेवलपमेंट को रोकेगी, तो उनसे मेरा हमेशा सवाल यही होता है कि जो मॉडल चला रहा है उसने कौन सी आपको डेवलपमेंट दे दी है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, एक वक्फा लेना है यहाँ पे, उसके बाद आते हैं तो बात। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के कानून पे, जो मंजूरी से पहले ही मुतनाज़ा हो गया, जैसे हमेशा होता है। हमारे साथ उज़ैर यूनुस मौजूद हैं। उज़ैर, आपने बात की कि इसको पहले एक तो कंसल्टेशन के लिए उस तरह से नहीं रखा गया, हालांकि 2015 से यह तरामीम का सिलसिला चल रहा था। दूसरी बात यह है, जो इकोनॉमिस्ट हैं कुछ जो कि क्रिटिकल हैं इस कानून के, वो ये कहते हैं कि अगर IMF के कहने के ऊपर करेंगे तो इसको ऐसे लिया जाएगा कि कोई एनफोर्स्ड स्टेप है, तो हुकूमत की अपना उसमें इंटरेस्ट यही होगा कि वो इवेंचुअली इसको ब्लॉक करती जाएगी, जैसे हमने पिछले हुकूमत में भी देखा। देखिए, इंसेंटिव तो क्या है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि PTI ने ऑफिशियली भी कोई ऐसा इसका पुश नहीं किया। ऑल्दो पिछले हफ्ते से जब तनाज़ा खड़ा हो गया तो एक्सपेक्ट कर सकते थे हम कि फाइनेंस मिनिस्टर या PTI के सीनियर इकोनॉमी पे हमाद अजहर साहब फॉर एग्जांपल वो आके बताएंगे कि क्यों ये करना ज़रूरी है। जो इकोनॉमिस्ट इस पे कह रहे हैं कि IMF कह रहा है तो ये गलत है। देखें, IMF कह रहा है गलत है या ठीक है, हमेशा अगर आप IMF में प्रोग्राम में पाकिस्तान जाता है, पिछले कई सालों में 3 दफ़ा जा चुका है, आप उनकी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स उठा के देख लें, जो ब्रॉड चीज़ें वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के फ़ायदे में ही है। IMF ये आपको कहता है आप डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की ठीक करें, आप ऑटोनॉमी दें स्टेट बैंक को, आप टैक्स का जो बेस है वो बढ़ाएं, यानी कि जो लोग टैक्स पाकिस्तान में नहीं देते, अमीर तबका, उनसे आप टैक्स इकट्ठा करें। तो इसमें ये कहना कि क्योंकि IMF कह रहा है तो हम नहीं करेंगे, ये तो एक अजीब सी बात है। हाँ, IMF की काफ़ी कंडीशंस पाकिस्तान की जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं जिसमें आपने ग्रो करना है उसके खिलाफ हैं, लेकिन क्योंकि आप हर दफ़ा स्टेबलाइजेशन के लिए जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, तो जाहिर सी बात है जो आपको कर्ज दे रहा है वो फिर अपनी बात भी मनवाएगा और उसमें फिर आपने नेगोशिएट करना पड़ता है। उज़ैर, एक और एतराज़ जो किया जा रहा है वो ये कि जो नया कानून है उसकी वजह से ये जो स्टेट बैंक की जो हायरार्की है, गवर्नर और नीचे वाले लोग, वो जो एहतसाब का प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का, किसी को जवाबदेही का प्रोसेस है, उस ऑर्बिट से निकल जाएंगे। तो ये एक तरह से गोया स्टेट विद इन स्टेट वाला मामला हो जाएगा। ये किस हद तक तासुर दुरुस्त है?
देखें, अकाउंटेबिलिटी का जब बिल आएगा तो उसमें हम देख लेंगे कि टेस्टिमोनी और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है। मेरे नज़दीक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो दुनिया भर में ज़्यादातर ममालिक में चलता है वो ये होता है कि स्टेट बैंक का गवर्नर पार्लियामान के सामने, फाइनेंस कमेटी के सामने हाजिर हो, वहाँ सवालात का जवाब दे और अपनी जो उसको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कानून के तौर पर वो बताए कि मैंने ये काम किया और ये काम हम नहीं कर सके और ये काम हम ठीक तरह कर सके। वहाँ सवाल हों, खुले सवाल हों। गवर्नर जो है वो मीडिया के सामने इंटरव्यूज दें रेगुलरली। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो यहाँ फेड का जो चेयरमैन है वो जब कैपिटल हिल पे टेस्टिमनी देने जाता है तो पूरी मुल्क की मार्केट्स, वॉल स्ट्रीट की आंखें उस टीवी पर होती हैं जब वो टेस्टिमनी दे रहा होता है, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि मुल्क कैसे चल रहा है, मईशत कैसे चल रही है। तो ये एक रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि फिर पार्लियामान के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के उनसे सवालात पूछे, उनसे समझे कि मईशत के मसाइल क्या हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो ऐसे हों कि सल्तनत उस्मानिया गिरने वाली है या ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाली है क्या नहीं। अच्छा, और ये भी हमारे टॉपिक इकोनॉमिस्ट ही ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं मतलब आई डोंट नो, थोड़ी अनप्रोफेशनल लगती है। जी, तो आपको इवेंचुअली क्या लगता है, जिस तरह से इस को सीक्रेट रखा जा रहा है या ओपन कंसल्टेशन नहीं हो रही, आपको लगता है कि इवेंचुअली ये इट विल सी द लाइट ऑफ द डे या ये कहीं बीच में गायब हो जाएगा? देखिए, जिस तरह मुतनाज़ा बना दिया गया है इसको, और आजकल व्हाट्सएप एज रिसीव फॉरवर्ड जो मैसेजेस भी आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं, जो डिबेट को जो है एक अलग तरफ लेके जा चुके हैं, जा नहीं रहे, जा चुके हैं। तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि ये बिल टेबल हो और पार्लियामान से निकले। उम्मीद तो ये है कि वो आए पार्लियामान में, उस पर खुल के डिबेट हो, जो अमेंडमेंट्स करनी है हम भी उसको देखेंगे, उस पर कॉमेंट करेंगे, तो पार्लियामान देखे उसको। लेकिन अफसोस इस बात का होगा पहले तो कि ये ना आए पार्लियामान में, और दूसरा ख़तरनाक बात ये है कि अगर हुकूमत इसे ऑर्डिनेंस के तौर पे पास करती है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर एक मुतनाज़ा एक और तरफ चले जाएगा और उसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा या पाकिस्तान की मईशत और उसके अवाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑर्डिनेंस कितने महीनों तक वैलिड रहती है? 120 दिन, 4 मंथ्स ना। तो अगर ऑर्डिनेंस आती भी है तो 4 महीने बाद तो आपको बिल पेश करना ही पड़ेगा। एक दफा एक्सटेंड भी हो जाता है। लेकिन यही हमारा तरीका कार है, ये यूजुअली हमारा पार्लियामेंट में लाओ ही। जी उज़ैर, एक और चीज़ मैं यहाँ कह दूं, जो लोग कह रहे हैं, जो इसकी तनकीद कर रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट बन जाएगी, तो देखें कानून पार्लियामान पास करता है। कल को अगर पार्लियामान को पसंद ना आए स्टेट बैंक जो इन ऑब्जेक्टिव्स के या इस बिल के पास होने के बाद काम कर रहा है, तो पार्लियामान उसे वापस ले सकता है। आपके सामने तुर्की की मिसाल मौजूद है, जहां तुर्की में एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक हुआ करता था। एर्दोगान ने उसकी इंडिपेंडेंस खत्म कर दी, और आप उसका हाल भी देख लें कि तुर्की में क्या हुआ। नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि एर्दोगान सॉवरेन है, सुप्रीम है, एक डिक्टेटर की तरह काम करता है, तो उसने कानून वापस ले लिया, उसकी अपनी मर्जी। पाकिस्तान के उसके अंदर अगर पार्लियामान चाहे तो वापस ले ले। अगर आप IMF प्रोग्राम में हैं तो IMF प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। IMF कहेगी हम आपको और पैसे नहीं दे रहे क्योंकि आपने ये बात उस पर उल्टा चले गए, और IMF नहीं है तो उसके बाद आप विक्टिम उखाड़ के ले जाएंगे। अच्छा, वैसे ये एक इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू वेरी मच उज़ैर, बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं। ये एक स्टेट अगर बन गई तो ये ऐसी स्टेट विद इन द स्टेट होगी जिसके खिलाफ पार्लियामेंट वोट कर सकती है। अच्छा, ये एक विद इन एक और हो जाए तो क्या बड़ी बात है? ये हमारे लिए कौन सी नई बात है? वही तो कह रहा हूँ, लेकिन एक और हो जाएगी। आप सही कह रहे हो, एक और कम से कम इसके ऊपर तो आप वोट कर सकते हो ना यार, बाकियों का तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बारे में कम से कम हम तनकीदी यही तो मैं कह रहा हूँ, भी कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल नामंजूर है सर स्टेट विद इन स्टेट बैंक के पास स्टेट बैंक स्टेट विद इन स्टेट यार हैं। चलो इस पर अप करते हैं यार, वाइंड अप सही जो हमारे और ऐसा डीप स्टेट हमें कान में बोल दिया कि और ऐसा स्टेट विद इन स्टेट जिसके पास वीगो भी नहीं है। देख लो।